जैसा कि परिचय के मोहताज नहीं है डॉक्टर साहब, 13 महीने के किसान आंदोलन के चेहरे जाने पहचाने चेहरे हैं। अब आगे आंदोलन की क्या रणनीति होगी, क्रांतिकारी किसान यूनियन की उसमें क्या भूमिका होगी और उत्तर प्रदेश को क्या वे संदेश देके जाएंगे जिसके लिए हमें कमर कसनी है, वो डॉक्टर साहब दर्शन पाल जी, मैं चाहूंगा कि अपनी बात विस्तार से रखें ताकि उत्तर प्रदेश भी आपके पंजाब और हरियाणा के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। आज क्रांतिकारी किसान यूनियन के झंडे के नीचे शायद उत्तर प्रदेश में ये पहली सभा हो रही है और इस सभा को आयोजित करने के लिए और क्रांतिकारी किसान यूनियन को का भुट्टा पौधा यूपी में लगाने के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत यहाँ शुक्रिया करता हूँ, वह आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये धरती जहाँ आप ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सभा कर रहे हैं, इसमें हमारे बहुत सीनियर लीडर मोहिंदर सिंह टिकैत भी आते रहे हैं और खास करके हमारे देश की आजादी के योद्धा सुभाष चंद्र बोस यहाँ आके गए थे। इसके लिए इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, दारापुर की धरती को। क्रांतिकारी किसान यूनियन जिंदाबाद। इसके साथ ही क्योंकि क्रांतिकारी किसान यूनियन की सभा है, जो साथी दूसरे संगठनों से या मेरे अपने संगठन से अलग अलग प्रांतों से या यूपी से आए थे, भारतीय किसान यूनियन के, ऑल इंडिया किसान सभा के, उनको समय की कमी के कारण हो ही सकता है क्योंकि पहला प्रोग्राम है, आयोजित करने में कोई समस्याएं, कोई प्रॉब्लम, समय की कमी हो गई है। इसलिए मैं उन सब से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं कि उसको हम अपनी सभा में समय नहीं दे पाए। हम जिस समय से गुजर रहे हैं, साथियों आप जानते हैं कि हमारे देश में अगर 100 परिवार है, 100 में से 60 परिवार खेती में लगा हुआ और खेती में करने वाला किसान और मजदूर दोनों ही आज मजबूर है। वो मालिक किसान है या वो ठेके पे लेके खेती करता है या फिर भूमिहीन किसान जो बटाई पे करता है या मजदूर जो खेत में काम करता है। आज हमारे बीच से रोज 24 घंटे में 48 यानी 50 के करीब किसान और मजदूर हर रोज खुदकुशी करके, सुइसाइड करके अपनी जान दे देते हैं क्योंकि उनके घर का गुजारा नहीं चलता, वो कर्ज में डूबे हुए हैं, उनको परेशान है जिंदगी, दिमागी तौर पर परेशान है माताएं बहनें और हमारे भाई। कोई गाड़ी के आके आत्महत्या करता है तो कोई दवाई पी लेता है खेत वाली, अपने छिड़कने वाली, और कोई जान दे देता है किसी दूसरे तरीके से। अंकड़े ये बोलते हैं देश के, मैं नहीं कहता, देश के जो बड़े बड़े अध्ययन करने वाले लोग हैं उनकी ये स्टडी है, उनकी ये उन्होंने लिखा है ये कि हमारे देश में हर 1 घंटे में
2 किसान मजदूर आत्महत्या करते हैं। और उसमें से भी उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि उनकी खेती घाटे में जा रही है। उनको जब वो हिसाब किताब लगाते हैं अपनी मंडी से आके, तो हर बार उनके सर में चढ़ा कर्ज का बोझ या गले में पड़ा कर्ज का फंदा हर रोज और कसा जाता है और वो खुदकशी आत्महत्या कर लेते। तो उस समय जब देश में एक समय आप 4 दिन से देख रहे होंगे कि बहुत थोड़े से परिवार अब खरबोपति हो चुके हैं, यानी देश के कोई दर्जनों परिवार हैं जिनके पास उतनी पूंजी है, संपत्ति है जितनी हमारे देश के निचले 40% लोगों के पास है। अडानी जी का आपने देखा, अडानी जी जब मोदी जी आए थे 2014 में, तो हमने तो अडानी का नाम भी नहीं सुना था। बंदू हमने अडानी का नाम भी नहीं सुना था। और गुजरात में मोदी जी का राज आने के बाद आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के समय भी ये लड़ाई रहती थी कि अंबानी को आगे रखा जाए या दूसरी वाडिया को आगे रखा जाए। लेकिन मोदी जी के आने के बाद गुजरात के 2 परिवार अंबानी और अडानी वो पैसा देते हैं राज करने वाली राष्ट्र में पार्टियों को, बीजेपी को, आरएसएस को, और वो संरक्षण देते हैं इन पूंजीपतियों को कि तुम कोयले की खान ले लो, लोहे की खाने ले लो, तुम ये बंदरगाह ले लो, तुम ये जहाज बनाने वाले जो कंपनी है वो तुम ले लो। तो पूरे देश का कारोबार कुछ परिवारों के हाथ चला गया है। उस समय जब 100 में से 60 परिवार जो खेती करते हैं उनकी ये हालत है, जैसे मैंने बताया कि वो मजबूर है आत्महत्या करने के लिए। उस समय हमारा आज कल बजट आया है, आपने देखा होगा। बजट में किसानी में लगने वाला पैसा कम कर दिया है। बजट में जो खादों के लिए, फर्टिलाइजर के लिए जो सब्सिडी मिलती है वो कम कर दी गई है। मनरेगा स्कीम में लगे हुए मजदूरों के लिए पैसा पहले से कम कर दिया गया है। यानी जो गांव में करने वाले खेती में, खेतों में मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूर हैं, विकास का काम है गांव का, उसमें पैसा खींच लिया है। और पैसा किधर भेज दिया जा रहा? वो जो तो ज्यादा तनख्वाह लेने वाले लोग हैं उनको टैक्स में माफी कर दी है। जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग हैं उनको छूट देती है। आपको याद होगा कि कुछ बड़े पूंजीपतियों को अरबों खरबों रुपया उनके वो माफ किया कि वो इसको पे नहीं कर, नॉन पेमेंट असेट्स बोलते हैं NPA, उसका नाम लेके उनके खरबों रुपए को माफ कर दिया। और ये जो चल रहा है साथियों, इसके बीच कोरोना आ गई। कोरोना का फायदा उठा के 2020 में जून का महीना था, हम लोग आपको सच बात बता दूं कि मेरी जो टीम आई थी पंजाब की, यहाँ हमने किसान यूनियन, क्रांतिकारी किसान यूनियन की जिम्मेवारी कोरोना के समय अप्रैल के महीने में संभाली थी। जून के महीने में 3 कानून आ गए। 3 कानून आने के बाद हमने कहा कि अब मोदी सरकार बड़े बड़े कारपोरेट, जहाँ कारपोरेट शब्द बोलते हैं, तो इसको समझ लीजिए कि एक परिवार है जो एक सुई से लेकर हवाई जहाज बनाता है, बड़ा घराना जिसको बोलते हैं,
जैसे राजा होते थे पहले, उस तरह वो मेरा साथी बता के गया है कि आपको याद होगा हमारे देश में एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने 1757 से लेकर 1857 तक 1 साल राज किया था देश में कंपनी ने। और 1857 का जो विद्रोह था जिसमें रानी झांसी लड़ी थी और लोग लड़े थे, उसको दबाया था, उसके ऊपर जबर जुल्म किया था उस कंपनी के राज ने। और कंपनी 1857 के बाद हमारे देश को 90 साल शोषण किया, दबाया, उत्पीड़न किया। डायरेक्ट अंग्रेजों के लंदन के बैठे जो राज थे। भाई अगर उठ के जाओगे तो मुझे बोला नहीं जाएगा, प्लीज। अगर सुनोगे तो मैं बोलूंगा, नहीं बंद कर देता हूँ। पानी तो जब मैं ये कहता हूँ कि 3 कानून जो आए, वो तीनों कानूनों के बारे में हमने बोला कि अब हमारे किसानों की जमीन, उनकी फसल, थोड़ा आगे फोटो शेयर हो और उनकी मंडियां, ये तीनों तबाह हो जाएंगी। मंडियां आपने यूपी के इस एरिया में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में कुछ है। और हम कहते थे, सरकार को कहते थे कि जैसे पंजाब की मंडी है ऐसी मंडियां पूरे देश में बनाई जाए। जैसी खेती एक फायदेमंद खेती, लाभकारी खेती होनी चाहिए, वो पूरे देश में विकसित की जाए। पानी दिया जाए लोगों को। आपको, मुझे नहीं पता, जैसा सुनते हैं कि आपको बिजली भी पूरी नहीं मिलती है, बिजली पे पैसे भी देने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि पंजाब में एक भी गेहूं का दाना या चावल का दाना, पैडी का, बाहर बेचने के लिए किसान मजबूर नहीं होता। एक एक मंडी में बिकता है। नंबर 1, उसी रेट पर बिकता है जो सरकार ऐलान करती है। दूसरा, पंजाब में हम खेत में जो मोटर लगा के पानी देते हैं अपनी फसलों को, उसका हमें एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। एक भी पैसा नहीं हम देते। एक बार सरकार ने बिजली मोटरों के ऊपर कोशिश की थी बिल लगाने की। हम पूरे पंजाब के किसान संगठन इकट्ठे हो गए, आंदोलन किया और उनको वापस देना पड़ा। आज पंजाब में घरों में भी 600 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देते हम लोग। इवन 600 यूनिट तक अगर बिजली फूकोगे, काफी ज्यादा बिजली लगती है। और पिछले समय जब हम आंदोलन से गए, आंदोलन से जाने के बाद सरकार ने कहा कि हम बिजली की मोटर के ऊपर, ट्यूबवेल के ऊपर मीटर लगाएंगे, प्रीपेड मीटर घरों में लगाएंगे। तो हमने विरोध किया, वो आज तक नहीं नजदीक आए, नहीं लग पाई। कहना मैं ये चाहता हूं कि सरकारों को बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां मजबूर करती हैं कि मजदूर है या किसान है, उसको ना तो फ्री में शिक्षा दो, ना फ्री में उसका इलाज करो, ना उसको बिजली में कोई रियायत दो, ना किसान को कोई यूरिया डीएपी सस्ता दो, ना उसको बिजली सस्ती दो, जिसको बोलते सब्सिडी देना। वो कंपनियां या जो WTO संसार बैंक है या संसार व्यापार संस्था है, उसमें हमारी सरकार ने दस्तखत किए थे। उसकी भी नीतियां हैं कि इन चीजों को सरकारों से बंद करवाया जाए। जैसे होता है कि कोई चीज खरीद पाए या ना खरीद पाए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं आपके सामने भाषण दे रहा हूं, मुझे भाषण देते हुए दिल
पड़ गया, दिल का दौरा पड़ने के बाद आप मुझे अलीगढ़ अस्पताल में ले जाओ। अगर तो अलीगढ़ का अस्पताल सरकारी है, वहाँ अच्छी इलाज होता है, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ हजार रुपए में मेरा इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए तो साथियों हालत ये होती है कि दूसरे दिन परिवार वाले कहने लग जाते हैं कि या तो यहाँ से हमें छुट्टी करवा दो, नहीं तो हमारा पेशेंट मर जाए, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। यही हालत है शिक्षा की भी कि या अगर फ्री शिक्षा मिलती है तो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं। तो ये कारपोरेट घराने ये कहते हैं कि सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोगों ने पूंजी एकत्रित की है और कुछ पूंजी बनाने वाले किसान मजदूर उनके पास वो पैसा नहीं है। और उनको जैसे उदाहरण देना चाहता हूं मैं, मान लीजिए एक हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ एक माँ के यहाँ। पहले तो माँ को जब बच्चा होना होता है उसको भी 2 या 3 टीके टेटनस के लगते हैं माँ को। क्यों? क्योंकि ना माँ को टेटनस हो ना बच्चे को टेटनस हो। माँ को गोली दी जाती है आयरन की कि बच्चे का भी खून पूरा हो, माँ का भी खून पूरा हो। चलो ये तो बात होगी, यहाँ तक मैं डॉक्टर भी हूँ, मैंने ये काम किए हैं ऑपरेशन थिएटर में। लेकिन जैसे ही बच्चा लेबर रूम में पैदा होता है ऑपरेशन थिएटर में, उस बच्चे के बाजू के ऊपर एक टीका लगाया जाता है, एक सुई लगाई जाती है जिसको बोलते हैं बीसीजी। वो उस बच्चे को उम्र भर टीबी नहीं होने देती। जब बच्चा 6 हफ्ते का हो जाता है, उससे पहले और उसके बाद उसको 4 दवाइयां दी जाती हैं। एक कि उसको पोलियो से उसका कोई टांग या बाजू ना मर जाए, दूसरा उसको फिर टेटनस ना हो, तीसरा उसको काली खांसी ना हो, चौथा उसके गलघोंट को एक बीमारी होती है वो ना हो। पोलियो डीपीटी की खुराक दी जाती है। क्यों देते हैं उस बच्चे को? क्योंकि बच्चा जब इस दुनिया में आएगा, अगर उसको ये दवाएं नहीं दी जाए, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से, मैं जब छोटा था मेरी माँ और मेरी चाचियों के बच्चे होते थे, हफ्ते में मर जाते थे। लेकिन आज मेरी बहनों के, मेरी बेटियों के बच्चे होते हैं, एक भी बच्चा नहीं मरता, तंदुरुस्त होते हैं, क्योंकि उनको ये खुराकें मिल जाती हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे उस बच्चे को इस संसार में आने के बाद एक सुरक्षा की जरूरत है, ऐसे ही इस समाज में किसानों और मजदूरों को सरकार से सुरक्षा की जरूरत है। वो बिजली का बिल नहीं दे सकते, वो मोटरों के बिल नहीं उतार सकते, वो नहीं उतार सकते महंगे खादों के कीमतें, वो नहीं दे सकते महंगी फीसें, वो नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते ज्यादा महंगे इलाज की कीमत अस्पतालों में। तो उनको सुरक्षा की जरूरत है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि बड़े बड़े बिल्डिंग में बैठे बड़े बड़े पूंजीपति ये जान नहीं सकते हैं कि किसान किस हालत में जीता है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि किसान और मजदूर अगर खेत में पैदा ना करे, मान लीजिए हम 10 साल खेतों को फ्री छोड़ दे, तो सोचो जरा क्या होगा। क्या संसार में किसी को रोटी मिल जाएगी? क्या किसी को दाल मिल जाएगी? क्या किसी को गुड़ शक्कर चीनी मिल जाएगी? क्या किसी को दूध मिल जाएगा? तो मतलब ये है कि इस दुनिया में अगर जीवन देने वाला कोई है तो खेतों में काम करने वाला किसान मजदूर है, वही जीवन देता है। और जीवन को मरने तक जीवित रखने की जो जिम्मेवारी है वो किसान और खेतों में काम करने वाला मजदूर निभाता है। मैं ये सोचता हूँ दुनिया में जो बड़े बड़े मारू हथियार बनाने वाले लोग हैं
जो बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं, जो बड़े बड़े टैंक बनाते हैं, जो कंप्यूटर बनाते हैं या दूसरे औजार बनाते हैं, उनकी मेहनत बहुत ज्यादा है। उनकी मेहनत का मोल, जिसको हम दिहाड़ी बोलते हैं, तनख्वाह बोलते हैं, वो किसानों और मजदूरों से हजारों गुना ज्यादा है। लेकिन जिस काम की कीमत है, जिस काम से पैदावार होने वाली पैदावार की कीमत है, वो है किसानों और मजदूरों के पैदा किए हुए खेतों में सामान। उदाहरण के लिए आज हम सब घर से निकले हैं, सुबह चाय पी हमने, सुबह पराठा खाया, सब्जी खाई साथ। तो मुझे ये बताओ, उस चाय में दूध कहां से आया? उस चाय में दूध पत्ती, उस चाय पत्ती की शक्कर, गुड़ या चीनी कहां से आई? उसके बाद जो खाना खाया, वो मोदी जी ने खाया या मनमोहन सिंह ने खाया या योगी जी ने खाया, वो कहां से आई सब चीजें? तो सब चीजों के मालिक, पैदा करने वाले, मंडी में ले जाने वाले ये हम लोग हैं। इसलिए हमारी औकात, हमारी ताकत, हमारी मेहनत जो का है वो ज्यादा बढ़िया मेहनत है। जैसे उदाहरण के लिए एक सुनार होता है जो धीरे धीरे सोने के वो बनाता है, गहने ऑर्नामेंट बनाता है, वो मेहनत का मोल ज्यादा लेता है। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर बाजू पर नब्ज दे के इलाज करता है, वो ज्यादा पैसे लेता है, 500 भी लेता है 2 मिनट के। लेकिन किसान को उसकी मेहनत का मोल नहीं मिलता। ये हमारी लड़ाई है। हमें जब हमारी फसल की कीमत बनाई जाती है, ना तो हमारी जमीन का किराया उसमें डरता है, ना हमारी मेहनत का मोल डरता है, ना मैंने जो पूंजी लगाई है ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, दूसरी चीजों के, उसका ब्याज लगता है, जिसको हम C2 बोलते हैं। C2 का फार्मूला कहता है कि जो लागत आई 1 क्विंटल धान या 1 क्विंटल गेहूं के ऊपर, उसको कैसे हमने उसका हिसाब किताब कैसे लगाना है। उसका हिसाब किताब लगता है कितने का हल चला, डीजल कितना फूका, ट्रैक्टर की घिसाई कितनी हुई, पानी कितने का लगा, कटाई कितने में हुई, सफाई कितने में हुई, मंडी में ले जाने में पैसा कितना हुआ। एक दूसरा, जिस एकड़ में मैंने गेहूं बीजा था, उस एकड़ का प्रति 6 महीने का ठेका कितना था, किराया कितना था। तीसरा, जो हमने मेहनत लगाई, वो मेहनत की दिहाड़ी कैसे कैलकुलेट की गई। और चौथा, जो मैंने पैसा लगाया हुआ था अपनी खेती में, उसका 6 महीने का ब्याज कितना था, वो 1 क्विंटल पर कितना लगा। इसको बोलते हैं स्वामीनाथन कमीशन का C2 फार्मूला। इस फार्मूले के तहत हमारे गेहूं और पैडी का मतलब गेहूं और धान का जो लागत है वो 2000 से ऊपर जाता है, और ऊपर 50% उसके मुनाफा देके, प्रॉफिट देके बन जाता है 3000 के ऊपर। तो हमने संयुक्त किसान मोर्चे ने यह फैसला किया है कि हम अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे किसानों को समर्थन मूल्य MSP दिलाने के लिए। नंबर 2, उसका जो मूल्य तय हो गया, उसका मंडी में बिकवाली हो, एक एक दाना बिके। अगर वो नहीं बिकता तो कोई भी व्यापारी या कोई भी एजेंसी उसको माफ नहीं किया जाएगा, वो जेल में जाएगा। दूसरा फैसला हमने किया है कि हमारे तमाम किसानों को, जो देश के किसान हैं, उनका हर किस्म का कर्जा जो है, कर्ज, चाहे वो बैंकों का है, चाहे वो सूदखोरों का है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है, वो कर्जे को एकदम लीक मार के खत्म किया जाए, कर्जा मुक्त किया जाए। तीसरा, हर किसान को 60 साल के बाद पेंशन दी जाए, किसान पेंशन, किसानों की फसलों का बीमा किया जाए। और इसी तरह दूसरी मांगे जो हमारी है, मैंने बताया आपको कि संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन के बाद जैसे हम उठ के गए, हमारे साथ केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने वायदा खिलाफी की। अभी भी हमारे केस चलते हैं, अभी भी बिजली बिल 2020 वापस लेना बाकी है, और अभी भी
हमारे जो अभी छूट गए हैं, हमारे 4 किसान कल जेलों से निकल गए हैं, लखीमपुर खीरी तिकोनिया वाले। सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी आशीष मिश्रा टैनी को, उसके पिताजी अजय मिश्रा टैनी जो मंत्री हैं दिल्ली में, जो अपने अमित शाह जी के साथ बैठते हैं, हमारी डिमांड है और थी कि अजय मिश्रा टैनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। सो ये 7 मांगों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में दोबारा आंदोलन का दूसरा गेड़ शुरू किया है और इस आंदोलन के दौरान हम 2 काम कर चुके हैं। पहले तो हम एमपीज के द्वारा अपना ज्ञापन भेज चुके हैं, फिर गवर्नर्स के द्वारा अपना ज्ञापन भेज चुके हैं और अभी जींद हरियाणा के जींद में बड़ा इकट्ठ हुआ और पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च हुए और इसके बाद हम एक चुनौती लेने जा रहे हैं मोदी जी को दिल्ली में 23 मार्च को। आपको याद होगा 23 मार्च को क्या होता है, किसी को पता है? हाथ खड़े करो जिसको पता है। 23 मार्च को हमारे शहीद भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव उनको फांसी दी गई थी। वो शहीद हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। इसके लिए 20 या 21 मार्च को शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि देते हुए दिल्ली में एक बड़ी किसान पंचायत की जाएगी 20 या 21 मार्च को। और मेरी अपील है कि आप लोग तैयारी कर लो। आप लोग ये फरवरी के महीने में काम आ जाओ, अपनी कमेटियां बनाओ। क्रांतिकारी किसान यूनियन का झंडा संयुक्त किसान मोर्चे की ताकत बनेगा। संयुक्त किसान मोर्चा अपने अपने ताकतवर नहीं हो सकता जब तक क्रांतिकारी किसान यूनियन, किसान सभा, जय किसान आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन ये सब यूपी में इकट्ठे होके और देश में इकट्ठे होके हम एक उस झंडा जो 7 नवंबर 2020 को हमने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा में बनाया था संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने 19 दिन की उम्र के बाद दिल्ली में दिल्ली के बॉर्डर्स को चारों तरफ से घेर लिया था। उस संयुक्त किसान मोर्चे की कार के तले 1 साल पंजाब और हरियाणा का टोल प्लाजा एक भी लोगों से पैसे नहीं ले पाया था। उसके तहत हमने अंबानी और अडानी के पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे और बीजेपी के लोगों को कोई रैली नहीं करनी दी थी, मीटिंग नहीं करनी दी थी। सो वो जो जंग की लड़ी थी हमने, उसी जंग के कारण ही 19 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने वो बयान देके गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के ऊपर उन्होंने वापस लिए थे 3 कानून, उनको थूक के चाटना पड़ा था। पहले कहते थे कि जो मोदी जी कहते हैं वो कभी वापस नहीं होता, लेकिन बीजेपी की सरकार को पहली बार मुझे याद है जब हम सिंगू बॉर्डर में आए 26-27 नवंबर को हमको बोला गया लोगों ने कि मोदी जी के प्रति कोई बात मत बोलो, लेकिन उसी सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में मैंने देखा कि कुछ ही महीने में लोगों के मुंह के ऊपर मोदी जी के खिलाफ पूरी आवाज उठ रही थी, नारे उठ रहे थे। तो यही करामात थी जिस दिन 3 अक्टूबर को आपको याद होगा, 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी का तिकोनिया कस्बा हमारे साथी मिस्टर मौर्य का हेलीकॉप्टर रोकने के लिए बढ़ रहे थे, वो उतर नहीं पाया वहां, लेकिन अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा टैनी और उनके गुंडों ने हमारे किसान आंदोलन के साथियों के ऊपर अपनी 4 जीप चढ़ा दी। हमारे 4 साथी शहीद हुए और एक पत्रकार शहीद हुआ। उससे पहले मैं बताया कि कैसे 26 जनवरी को उत्तराखंड के हमारे रुद्रपुर जिले का उधम सिंह नगर जिले का साथी नवरीत जो अभी 22-23 साल का था, वो पुलिस की गोली से शहीद हुआ। कहना मैं ये चाहता हूँ कि यूपी ने खून बहाया है,
यूपी में कितने किसान शहीद हुए हैं यूपी के, और यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मोदी जी और उसकी सरकार को एक मुद्दे मुंह गिराया है, चित किया है और उसको मजबूर किया है 19 नवंबर को 3 कानून वापस लेने के लिए। वो लड़ाई अभी हमको आगे और लड़नी है, क्योंकि हमारा कर्ज बढ़ चुका है। हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है जो मैंने मांगे आपको बताई। इसलिए क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा आगे, मेरे नारे आप लगाते आए हो, दर्शन पाल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं पूछता हूँ कि आंदोलन चलेगा, युद्ध होगा दिल्ली सरकार के साथ, क्या लड़ोगे उसके विरोध में? थोड़ा बताओ आप। हाँ, लड़ेंगे। धन्यवाद। तो मेरा ये कहना है, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, दर्शन पाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, दर्शन पाल आगे बढ़ो। तो दूसरी बात, किसी भी युद्ध में, लड़ाई में ताकत की लोड़ होती है, जरूरत होती है। ताकत के लिए हमारे भाइयों और बहनों की ताकत से ही लड़ाई जीती जाती है। और मेरे बहनों, जो हमारी मातृशक्ति है, उन्होंने दिल्ली वाले आंदोलन में बहुत योगदान पाया, और उसके कारण ही आज क्रांतिकारी किसान यूनियन का मैं आपको बात बता दूं कि पंजाब में हमारा क्रांतिकारी स्त्री किसान यूनियन, यानी महिलाओं का संगठन क्रांतिकारी स्त्री किसान यूनियन बन चुका है। और हम कोशिश करेंगे कि यूपी में भी क्रांतिकारी स्त्री किसान यूनियन, जो क्रांतिकारी किसान यूनियन का ही एक विंग होगा, वो बनाएंगे। इसलिए मैं फिर पूछता हूँ, क्या अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, क्या आप गांव-गांव में जाके, जिले-जिले में जाके, ब्लॉक-ब्लॉक में जाके क्रांतिकारी किसान यूनियन को मजबूत करोगे? क्या अपने गांव में यूनियन बनाओगे? धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि यूपी के जो मुद्दे हैं, बिजली के मीटर लगाने का, बिजली के बिल माफ करने का, बिजली का जो मोटर के ऊपर पैसा लगता है उसका, गन्ने की बकाया राशि का, गन्ने का रेट बढ़ाने का, और दूसरे किसानों के जो मुद्दे हैं, वो यूपी किसान मोर्चा ने अपने ज्ञापन में ट्रैक्टर मार्च के दौरान रखे थे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्रांतिकारी किसान यूनियन, जहां हम पंजाब के केवल 3-4 जिलों में थे, आज पंजाब के 12-13 जिलों में अपना मजबूत संगठन है। और यूपी में आपने जो किया है, ये कमाल किया है कि आपने भी पश्चिम यूपी के इन जिलों में अलीगढ़, एटा, हाथरस में अपना काम आगे बढ़ाया है। राजस्थान में 12 तारीख को हम जा रहे हैं, वहाँ बड़ी बैठक होगी आपकी तरह। और हरियाणा में भी आज आप बिहार के साथी आए हैं, और मुझे इस बात का पूरा आप लोगों से विश्वास है कि अपनी संगठन जो है, यूपी से आगे बिहार, बिहार से आगे बंगाल, उड़ीसा, ऐसे आगे बढ़ेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ये यकीन दिलाता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चे को एकजुट रखना, उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाना, उसमें क्रांतिकारी किसान यूनियन ने जो 2020-21 में अपनी भूमिका निभाई थी, वो आगे भी हम निभाते रहेंगे। आप सहयोग देते रहो, हम सब मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी किसान यूनियन जिंदाबाद, 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 क्रांतिकारी किसान यूनियन उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, 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 क्रांतिकारी किसान यूनियन उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। साथियों, हमारे विभिन्न राज्यों से जो लोग आए हैं, हम